हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का, जो हमने स्टार्ट की थी। एक वीडियो हमने उसकी डाली है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ी थी। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की थी ना, हमारी थर्ड यूनिट +2 की, उसी के अंदर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले ही बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में छोटी छोटी बहुत ही ज्यादा बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, साथ साथ अपने नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, बताता हूं, वही देखिएगा। क्या किया गया स्टार्टिंग में, ऐसा माना गया, क्या कह रही हैं, मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, वही ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल हम रख रहे हैं, तो देखिएगा एक एग्जाम्पल रखा गया। क्या था एग्जाम्पल, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। एक बीकर में किसका सॉल्यूशन लिया गया, CuSO4 का सॉल्यूशन। और ये CuSO4 का जो सॉल्यूशन था, इसका आपको भी पता है ब्लू कलर होता है या नहीं होता है। इसके अंदर क्या किया गया, जिंक रोड डाल दी। क्या डाल दी, जिंक रोड डाली गई। जब जिंक रोड डाली गई, कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, तो क्या देखा गया, कुछ समय के बाद इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। क्या हो गया, डिसअपीयर, यानी कि ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। पहली बात तो। दूसरी बात क्या हुआ, यहां पे धीरे धीरे ये डिसअपीयर क्यों हुआ, इसका रीजन सुनिएगा। क्योंकि जिंक ने इस CuSO4 से रिएक्शन कर ली। क्या रिएक्शन की, जिंक प्लस CuSO4 दोनों में रिएक्शन हो गई। और क्या किया, जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया, ZnSO4 प्लस कॉपर। ये देखिएगा, जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किसकी कंपैरिजन में, कॉपर की कंपैरिजन में। इसलिए जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इस कॉपर को हटा दिया, और आपके पास क्या बन गया, ZnSO4 प्लस कॉपर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे है, मैंने बताया था, जिसके अंदर रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो। इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उस पर कितना चार्ज होता है, 0। यहां पे ये जुड़ गया, इसके ऊपर +2, और पूरे SO4 पे कितना होता है, -2। 0 से +2 पे गया चार्ज, तो जिंक का चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था चार्ज का इंक्रीज होना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां पे कॉपर पे कितना चार्ज है, +2, और यहां पे कितना हो गया, 0। यहां पे कॉपर का क्या हुआ है, डिक्रीज, और डिक्रीज मींस क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो देखिएगा, कॉपर का रिडक्शन हुआ है और जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यही हुआ ना दोनों का। तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। इसे कौन सी बोलते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है इसको। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्योंकि सीधा हमने जिंक की बीकर को CuSO4 में डाल दिया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद किसका काम करता है, बताया था, वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम करता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो समझ आया नहीं आया। ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जब होती है तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लास्ट वीडियो में बताया था, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और वो केमिकल एनर्जी वेस्ट जा रही है, हमें कोई यूज में नहीं आ रही थी। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, सोचा इस एनर्जी को वेस्ट क्यों जाने दे, इसको हम यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं, उन्होंने कहा, हम, ये तो थी डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, अब हम करवाएंगे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या करवाएंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट कैसे होगी, इनडायरेक्ट का मतलब है जो ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये रिड्यूसिंग एजेंट था। अब ये दोनों एक ही बीकर में है। देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों एक ही बीकर में है और ये डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। अब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है इनको अलग अलग बीकर में रखेंगे, इनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने देंगे, बल्कि क्या करेंगे,
करेंगे, इनको अब की बार जिंक और कॉपर को किसी वायर के द्वारा कांटेक्ट में लेके आएंगे। किसी वायर के द्वारा जब कांटेक्ट में लेके आएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे। क्यों? यहां पे देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तभी तो +2 पे चार्ज आ गया, और कॉपर ने उसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन लिए। एक्चुअलिटी इसमें देखो क्या हुआ, इस पे 0 चार्ज था, यहां पे आके +2 कैसे आ गया? इसका मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने ले लिए, तभी तो यहां पे कॉपर पे +2 था, यहां पे आके कितना चार्ज हो गया? 0। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ आपस में, लेकिन वो डायरेक्ट हुआ है। फिर साइंटिस्ट ने कहा हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जब करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू जिंक से कॉपर के पास जाएंगे या कॉपर से जिंक के पास, जहां पे भी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जब हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इसमें बिल्कुल ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे तो ये एक दूसरे को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसमें हम इनको दूर दूर रखेंगे और एक वायर से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो ये वायर में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, हमें पता है वहां पे क्या फ्लो होता है, आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहां पे क्या फ्लो होता है? करंट। और करंट को हमने बताया क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जब करवाते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो वेस्ट जाती है। इसलिए हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अलग अलग रखेंगे, उनको एक वायर से जोड़ेंगे, तो जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लगातार कंटिन्यू, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट चलेगा, और करंट को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम दिया जाता है। होता है या नहीं होता है? इस तरीके से हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवा के हमारा ओवरऑल हुआ क्या, इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन हुई है, और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। देखो यहां पे डायरेक्ट हुई है, यहां पे इनडायरेक्ट होगी, लेकिन रिएक्शन यही होगी बिल्कुल सेम। इसमें डायरेक्ट हुई, ये रिएक्शन हुई, इसमें भी इनडायरेक्ट में आंसर यही आएगा, दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले आप यहीं पे लिख लो, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या हुई है? जिंक प्लस USO4 क्या बना है? ZnSO4 प्लस U। ये मैंने क्यों लिखा? ताकि मैं आपको इस रिएक्शन के साथ मैच करवाऊंगा जो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को। तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फ्लो हुआ तो उसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन वो केमिकल एनर्जी हमें कैसे मिल गई? करंट की फॉर्म में मिल गई, यानी कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल गई। इसलिए इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत है, उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप डाल लीजिएगा, इट इज ए डिवाइस इन विच इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। जिसके अंदर क्या होती है? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। दूसरी डेफिनेशन क्या हुआ? इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा क्या निकलती है? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारा यही तो मेन मोटिव था, ये जो एनर्जी वेस्ट जा रही थी इसको हमने यूज करना था, इसको हमने इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवा के किस में चेंज कर लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये सब जिस डिवाइस में हो रहा है उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दूसरी डेफिनेशन लिखिए, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट chemical energy into electrical energy by indirect redox reaction। chemical energy into electrical energy by indirect redox reaction, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। बोलो इतना पता चल गया? नहीं पता चल गया? अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप बनाओगे किसका? किसी भी कोई भी 2 मेटल का बना सकते हो, जिनमें एक मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी, दूसरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मैं यहां पे आपको बनाऊंगा जिंक और कॉपर का ही। क्यों? क्योंकि हम जिंक और कॉपर की डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवाई थी, तो अब हम एक सेल बनाएंगे जिसके अंदर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो मैं जिंक और कॉपर का ही बना लेता हूं, वैसे आप किसी का भी बना सकते हो। तो जिंक और कॉपर का जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओगे तो देखिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनने की है भाई इसके अंदर। तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक और कॉपर का ही बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनेगा। इसके अंदर क्या करते हैं भाई? 2 बीकर लिए जाते हैं, 2 बीकर लिए जाते हैं। एक बीकर हमने ये ले लिया,
सेकंड बीकर ये है, दोनों को पैरेलल रखा जाता है, ये अभी ठीक है। जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इस वाले में एनोड रखा जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड। और इसके अंदर जो हमारे राइट हैंड साइड में, इसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोला जाता है, कैथोड। यानी कि एनोड है यहां पे है कैथोड। और आपको पहले भी बता रखा है, इससे पहले आज फिर कंफर्म कर देता हूं, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है भाई। क्या होता है, एनोड पे, याद रखना ये स्टैंडर्ड बात है। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और देखिएगा इसके अंदर क्या क्या लेते हैं हम, जो हमारा है एक एक बात अलग अलग ले लेते हैं। इस बीकर में हम ये ले लिया ZnSO4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन ले लिया, क्योंकि हम किसका सेल बना रहे हैं, जिंक और कॉपर का। तो अलग अलग देखो कैसे बनाएंगे। मैंने कहा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करवानी है तो एक बीकर में जिंक लोगे, एक बीकर में कॉपर। लेकिन जिंक को उसी के सॉल्यूशन में डीप करना है। ये जिंक की रोड है जो एनोड का काम करेगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में रखा गया है। यहां पे किसका सॉल्यूशन है, यहां पे आपके पास है CuSO4 का सॉल्यूशन। उसको किस में रखा गया है, यहां पे आपके पास कॉपर की रोड है जो कैथोड का काम करेगी, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं बाय ये एक्सटर्नल सर्किट, और यहां पे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। और ये एक वायर है भी, बताया था ना, एक वायर से जिंक और कॉपर को जोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसका नाम होता है एक्सटर्नल सर्किट। क्या नाम होता है इसका, एक्सटर्नल सर्किट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या लगाते हैं यहां पे मिडल में, यहां पे लगाते हैं एक यू शेप की ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब है। ये यू शेप की ट्यूब आप रखोगे, ये आपके पास यू शेप की ट्यूब है एक। ठीक है, ये यू शेप की जो ट्यूब है, इसको क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया जाता है इसको, साल्ट ब्रिज नाम देते हैं इसको, साल्ट ब्रिज। इसको हम इनर सर्किट भी बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है, इनर सर्किट। ये आपके पास है। ठीक है, अब और ध्यान से देखिएगा, इंटरनल सर्किट है। अब इसके अंदर क्या डाला जाता है, इस यू शेप की ट्यूब में, इसके अंदर हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो, अरे ऐसा सॉल्यूशन जो कैटायन और एनायन में टूटता हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया, जो किस में टूट जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। +1 में पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। और इसके अंदर मिलाते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर मिलाया जाता है, इसका क्या काम है, एक एक बात सब कुछ बताऊंगा मैं। ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें से एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन होगा। ठीक है, एक में ऑक्सीडेशन, दूसरे में क्या होगा, रिडक्शन। दोनों एक साथ होंगे, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा साथ में रिडक्शन होगा। इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसमें रिडक्शन होता है तो इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसे क्या नाम दिया जाता है, रिडक्शन हाफ सेल नाम देते हैं इसको। दूसरी बात यह भी हमें पता चल गया, रिडक्शन हाफ सेल हम इसको बोलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या इसको हम एनोड हाफ सेल और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल। हो गया। अगर मैं इस सर्किट को हटा दूं और इसको भी हटा दूं तो ये बताओ क्या ये अकेला काम करेगा, और ये क्या अकेला काम करेगा, नहीं करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। हम चाहे इसमें ऑक्सीडेशन हो जाए नहीं होगा, हम चाहे इसमें रिडक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे ना, जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तब रिएक्शन चल पड़ेगी। क्यों, इसमें रिडक्शन, इसमें जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा साइमल्टेनियसली इसमें ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साथ साथ होते हैं उन्हीं को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलाता है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं दोनों, इसलिए ये दोनों एक साथ काम करेंगे। अगर हटा दिया तो कोई भी काम नहीं करेगा, दोनों एक साथ काम करते हैं। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल और कैसे काम करता है, रिडक्शन हाफ सेल।
अब देखिएगा ये थी कंस्ट्रक्शन, तो आप सब कुछ लिख लोगे। वी टेक 2 बीकर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड बीकर, वी टेक ZnSO4 solution in which zinc rod is dipped, but in the right hand side beaker we take the CuSO4 solution in which copper rod is dipped. Both the zinc and copper rod are connected with the wire in which a galvanometer is used. वायर से जोड़ दिया और जिसमें क्या यूज किया था, गैल्वेनोमीटर। ए यू शेप ट्यूब, ये देखो यू शेप, इसको वापिस उल्टा कर दो तो यू की शेप नहीं है, यू शेप ट्यूब कॉल्ड साल्ट ब्रिज और इंटरनल सर्किट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड अगर अगर सॉल्यूशन, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और अगर अगर मिला के इसके अंदर भर दिया जाता है और ये इंटरनल सर्किट है। ये आपका था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें ऑक्सीडेशन इसमें रिडक्शन देखो दूर दूर है, इसलिए इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं इसके अंदर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आपने कंस्ट्रक्शन तो लिख लोगे 2-4 लाइन जो भी लिखनी है, डायग्राम और ऑब्जर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ऑब्जर्वेशन। अब देखिएगा, अब ऑब्जर्वेशन देखिएगा क्या है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या करोगे, ये जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, ये जुड़ी हुई है, इसमें एक प्लग होता है, भी बटन होता है जिसको ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करोगे क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे ही ऑन करोगे धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमें क्या पता चलेगा, जो ये जिंक की रोड है ना, इसका वेट कम होता जा रहा है, ये वेट कम होता जा रहा है, वेट डिजोल्व होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया, जिंक रोड लूजेज इट्स वेट, लूजेज इट्स वेट। जिंक रोड में क्या हो रहा है, वेट लूज हो रहा है, ठीक है, ये हमने देखा, धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुई, इसका वेट क्यों लूज हुआ उसका भी रीजन देखेंगे। यहां पे देखेंगे कॉपर रोड गेन वेट, इस कॉपर रोड के ऊपर गेन वेट हो रहा है, तो कॉपर रोड गेन वेट, कॉपर रोड के ऊपर वेट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गई। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखा ये गैल्वेनोमीटर ये दिखा रहा था हमें, ये इसका मतलब क्या है, करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट, करंट किधर जा रहा है, इधर। अगर करंट इधर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। क्यों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, कहां से कहां पे जा रहे हैं, फ्लोइंग फ्रॉम, कहां से कहां बोलो भाई, एनोड से कैथोड की तरफ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, ठीक है, इतना भी सही है, एनोड से कैथोड की तरफ। अब धीरे धीरे समझ में आएगा ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, ये भी बताऊंगा। और आगे फोर्थ क्या हुआ, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और करंट की डायरेक्शन ये है, कहां से, कैथोड से एनोड। कौन सी सर्किट में से करंट जा रहा है, एक्सटर्नल सर्किट, तो करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड बाय एक्सटर्नल सर्किट। ये जरूरी है लिखना भाई, बाय एक्सटर्नल सर्किट, ऑप्शन में बहुत बार आया हुआ है। इतना हो गया भाई। अब हमने एक एक चीज को देखा है। अब क्या हुआ, इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे जब हमने रिएक्शन देखी, क्या क्या रिएक्शन हुई है, अब रिएक्शन देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इस एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे जब हम देखते हैं तो ये जो जिंक रोड है इसने वेट क्यों लूज किया, ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात। जब मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ना तो मेटल सॉलिड होती है। ये मेटल स्टार्टिंग में सॉलिड थी, इसने वेट लूज नहीं किया था, प्योर सॉलिड थी, ऐसे जिंक सॉलिड था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन छोड़े, दो पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर। ये देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़े हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं यहां से निकल के, किसने छोड़े थे, इस जिंक रोड ने। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, अब ध्यान से पूरी बात देखिएगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, यहां से जिंक मेटल के एटम है, इस रोड में बहुत सारे जिंक के एटम है, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव बना रहे। और जिंक 2 पॉजिटिव जब बन जाएगा ना, 2 पॉजिटिव बन जाएगा, जिंक का क्या बन गया, 2 पॉजिटिव जब बन जाएगा जिंक का, तो वो सॉलिड नहीं रहेगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया, सॉलिड नहीं रहेगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव तो यहां पे आ गए इसमें से निकल के, देखो जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन तो चले गए उधर, इस रोड के थ्रू उधर चले गए, और जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस इसके अंदर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इस रोड पे आए हैं, तो रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, इसलिए जिंक पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। और ये जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस इस सॉल्यूशन में, जो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें से जिंक
इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, ये जिंक 2 पॉजिटिव यहां पे बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गए, जैसे ही वहां पे पहुंचे तो देखिएगा क्या होगा। अब दूसरी रिएक्शन देखिएगा, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, ध्यान से सुनना पूरी बात। कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन आए तो जो ये सॉल्यूशन है ये किसका है, इसके अंदर CuSO4 का है, ये टूट जाएगा किसके अंदर, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। किसमें टूट जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। ये जो सॉल्यूशन है इसमें से जो ये Cu2 पॉजिटिव के आयंस है ये इस रोड के नजदीक जाएंगे और क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैंने बताया था इसके ऊपर चार्ज है तो ये जिंक Cu2 पॉजिटिव के आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर है। अब क्या करेंगे, ये यहां पे जाएंगे, जो इधर से इलेक्ट्रॉन गए थे ना उन इलेक्ट्रॉन को ये ले लेंगे, जो यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे उनको ये Cu2 पॉजिटिव जो इसमें है ये ले लेंगे रोड पे जाके और न्यूट्रल हो जाएंगे। और मैंने बताया जब रोड पे मेटल पे कोई चार्ज नहीं होता तो वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड। और सॉलिड होके किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ये देखिए जिंक की के आयंस। तो इस CuSO4 के सॉल्यूशन में से Cu के आयन किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, इस मेटल की रोड पे। और इसमें किसके बच गए, इसमें SO4 2 नेगेटिव के रह गए या नहीं रह गए। अरे CuSO4 में से Cu2 पॉजिटिव के आयंस ने इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाया और इस मेटल की रोड पे आ गए और ये खुद किस में चेंज हो गया, SO4 2 नेगेटिव इसी सॉल्यूशन में रह गए। तो इस सॉल्यूशन में SO4 2 नेगेटिव के आयंस बढ़ रहे हैं, क्यों, Cu2 पॉजिटिव यहां पे चला गया तो SO4 2 नेगेटिव बढ़ रहा है और इसके अंदर किसके आयंस बढ़ रहे हैं, जिंक 2 पॉजिटिव। ये देखो ये रिएक्शन हुई है। अब इन दोनों को जोड़ता हूं, डायरेक्ट दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद ध्यान से देखना क्या बनेगा, दोनों को जोड़ने के बाद ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बच गया, जोड़ दो, जिंक प्लस ये कॉपर 2 पॉजिटिव, एरो के उस साइड चलो, एरो के इधर वाले जुड़ेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये देखिएगा भाई, बोलो समझ आया या नहीं आया। अब यहां पे इस रिएक्शन को मैच कीजिएगा उस रिएक्शन से, ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की थी, ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। देखो जिंक 0 चार्ज, यहां पे जिंक पे 0 चार्ज, यहां पे Cu पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। ये देखिएगा इस Cu पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, बस वो SO4 के साथ जुड़ा हुआ है और कोई चेंज नहीं है। यहां पे जिंक पे +2, यहां पे जिंक पे देखिएगा +2, यहां पे कॉपर पे 0, यहां पे भी कॉपर पे 0। देखो ये डायरेक्ट हुई थी, ये इनडायरेक्ट हुई थी और इस इनडायरेक्ट का फायदा इसमें करंट बना, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जा रहे हैं सर्किट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या फ्लो हुआ, करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये देखिएगा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुई या नहीं हुई, एक एनोड पे हुई है और एक कहां पे हुई है, कैथोड पे। बोलो भाई ऑब्जर्वेशन और इन रिएक्शन का तालमेल समझ में आया या नहीं आया। ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, इस जिंक की रोड में से, जिंक की रोड के ऊपर जैसे ही चार्ज आएगा वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे जिंक 2 पॉजिटिव आयन, इसलिए इसका वेट खत्म हो रहा है। इसका वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें से Cu2 पॉजिटिव के आयन यहां पे इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। और किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन को लोगे, मुझे एक बात ध्यान से बताना, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कौन, जो यहां पे Cu2 पॉजिटिव के आयंस थे उन्होंने इस रोड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर इस रोड से इलेक्ट्रॉन को लोगे, किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन को लोगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इस कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं Cu2 पॉजिटिव जो यहां पे था, इस रोड से उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इसके पास कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए कैथोड पे पॉजिटिव, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये था आपका सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ऑब्जर्वेशन, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, जो भी था सब कुछ मैंने बता दिया। ऐसे काम करता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आपके पास क्या है, मेरी पूरी बात ध्यान सुनिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे क्यों गए, क्या रीजन है, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे क्यों गए, इनको क्या जरूरत थी जाने की। यहां से इलेक्ट्रॉन इसलिए गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह होता है। किसकी तरह होता है, जैसे डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है या नहीं जाती है। जैसे एक सिलेंडर में गैस होती है, वो कहीं से लीक हो जाता है तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, क्यों, सिलेंडर के अंदर प्रेशर हाई होता है, बाहर कम होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी यही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। एक रीजन तो यह आ गया। दूसरा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है
वहां पे यह डिफ्यूजन की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में एक बात और बताता हूं। क्या बताता हूं, पूरी ध्यान से सुनने की है भाई ये बात। देखिएगा, यहां पे आपको इस गैल्वेनोमीटर से करंट मिला है, जो इसमें प्रोड्यूस हुआ वो प्लस इसमें, इन दोनों हाफ सेल में अलग अलग करंट प्रोड्यूस होता है, जो दोनों का कंबाइन होके हमें यहां पे मिल जाता है। आप में से आधे से ज्यादा ये भी पूछेंगे, सर अगर हम इनको नहीं जोड़े तो क्या इसका करंट यूज कर सकते हैं? बच्चों, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, ये अकेला काम नहीं करेगा, क्योंकि रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जरूरी हैं। ये अकेला काम नहीं करेगा, तो इसका करंट हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्या दोनों को जोड़ा गया, एक रिडक्शन वाले को, एक ऑक्सीडेशन वाले को, ताकि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो वो प्लस इसमें जो प्रोड्यूस होगा, दोनों को इकट्ठा कंबाइन होकर हमें मिल जाएगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही मैं कह रहा हूं। इसलिए इसके अंदर खुद का एक पोटेंशियल होता है, इसके अंदर भी खुद का पोटेंशियल होता है, और इन दोनों के पोटेंशियल के कारण हमें टोटल करंट मिलता है इस सेल में। वो अगली वीडियो में आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से। ठीक है, तो इसलिए टोटल करंट हमें मिलता है इसमें। एनोड हाफ सेल में अपना खुद का पोटेंशियल है, कैथोड हाफ सेल में अपना खुद का पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल, और जब दो पोटेंशियल नजदीक हो, तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, दो पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण करंट प्रोड्यूस होता ही नहीं होता। इसके पोटेंशियल के कारण और इसके पोटेंशियल के कारण, दोनों के पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस के कारण इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो एक और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का रीजन क्या है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इस एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होते हैं, करंट फ्लो होता है। यहां पे पोटेंशियल, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां पे पोटेंशियल लो होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां पे पोटेंशियल हाई होता है। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। यह भी बात डालने की है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जाएंगे तो ये पोटेंशियल दोनों साइड इक्वल भी हो सकता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया पोटेंशियल, फिर करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे? जरूरत ही नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ये पोटेंशियल वाला नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, बस यहां पे तो सिंपल बता रहा हूं, वो सुन लीजिएगा। तो यहां पे लो पोटेंशियल, यहां वहां पे हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन इस सेल में दोनों साइड अगर पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे रिएक्शन चलती है ना, वैसे तो यहां पे पोटेंशियल बढ़ता जाता है, यहां पे पोटेंशियल कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब पोटेंशियल दोनों साइड इक्वल हो सकता था। यहां पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पे जाएंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, वहां पे पोटेंशियल अपने आप कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पोटेंशियल को लो और इस पोटेंशियल को हाई रखता है, कौन रखता है, ये साल्ट ब्रिज रखता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार चलते रहते हैं। अगर ये नहीं होता ना, तो यहां पे और यहां पे कुछ समय के बाद ही पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो जाता है, इसका डिक्रीज, और एक समय ऐसा आता दोनों साइड पोटेंशियल इक्वल, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होता। इसलिए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण होते हैं। इसका अपना पोटेंशियल है, इसका अपना पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को डिफरेंस ही रखता है कौन, साल्ट ब्रिज। तो आगे हमारे पास है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। चले फिर आगे, इतना समझ में आ गया, हटा दो इन सबको। आगे देखिएगा फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में जाने से पहले साल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टी देखो क्या क्या है, फिर फंक्शन देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट ब्रिज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सुनिएगा, इस साल्ट ब्रिज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर साल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो आप लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट। साल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सुनिएगा ध्यान से। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेना होता है, मन करे वैसा नहीं ले सकते भाई, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली है साल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी प्रॉपर्टी ये है, जब वो टूटेगा, जैसे कि मैंने मान लेते KCl ले लिया, KCl लोगे तो एक किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक कैटायन बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा,
एनायन। इस कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मोबिलिटी मतलब चलने की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है जिसके कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम हो। और KCl में ऐसा होता है, KNO3 में भी ऐसा होता है, K2SO4 में भी ऐसा होता है, NH4NO3 में भी ऐसा होता है। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रोलाइट में से कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट आप डाल सकते हो। एक ही डलेगा भी, इसके अंदर K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनेगा, उनकी मोबिलिटी क्या होती है? सेम। तो इसलिए ये चारों कोई भी एक डाल सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी आप डाल लो, लिख लो अच्छे से, यही 4 डाल सकते हैं। तो आप लिखो कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड हैव सेम मोबिलिटी। क्या होनी चाहिए? उनकी सेम मोबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेम मोबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है किसकी? इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसके अंदर जो कैटायन और एनायन है उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी सुनिएगा मेरे से। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। साल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी कैसा होना चाहिए? शुड बी नॉन रिएक्टिव विद एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के साथ वो कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव। इनमें से किसी के साथ भी उसकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, एनोड और कैथोड के साथ उनकी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी हम इसमें साल्ट ब्रिज में वही इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मेन इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा हम डालते हैं। तो ये होना चाहिए, कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डलता है ना उसके कैटायन और एनायन की चलने की स्पीड सेम होनी चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? इस एनोड और कैथोड के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला होना चाहिए। अगर का क्या काम होता है भाई? अरे ये यू शेप की ट्यूब है, इसमें जो भी लिक्विड डालोगे वो गिर जाएगा। अगर इसको सेमी सॉलिड बनाता है तो अगर कन्वर्ट इलेक्ट्रोलाइट इनटू सेमी सॉलिड, मतलब ना ही तो कंप्लीटली सॉलिड ना ही कंप्लीटली लिक्विड। तो अगर कन्वर्ट इलेक्ट्रोलाइट इनटू सेमी सॉलिड, इस इलेक्ट्रोलाइट को किस में चेंज करता है? सेमी सॉलिड, थोड़ा सा वैक्स जैसा सॉलिड बना देता है। ये था इलेक्ट्रोलाइट, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हटा दो इन सबको। अब देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट के क्या फंक्शन है, सॉरी साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज जब हम देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे कौन बढ़ रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव। ये जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ता जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये इस पोटेंशियल को हाई कर देगा क्योंकि यहां पे लो होता है। और यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये इस पोटेंशियल को लो कर देगा और दोनों साइड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। और मैंने बताया था जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो काम नहीं करेगा सेल, स्टॉप वर्किंग। इसलिए इस पोटेंशियल को लो रखने के लिए, इस पोटेंशियल को हाई रखने के लिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना जरूरी है, यहां पे इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना जरूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या होता है? ये क्या करता है? इंटरनल सर्किट का काम करता है। इंटरनल सर्किट अगर नहीं होती तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो इनको मिक्स नहीं होने देता। तो क्या है? इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट इनर सर्किट। तो पहला काम होता है ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, पहला फंक्शन तो ये है। सेकंड फंक्शन क्या है? इट नॉट इंटरमिक्स द सॉल्यूशन ऑफ कैथोड एंड एनोड। एनोड में ZnSO4 था, कैथोड में CuSO4, इनको मिक्स नहीं होने देता है। इट नॉट मिक्स एनोड एंड कैथोड सॉल्यूशन, एनोड एंड कैथोड सॉल्यूशन। ये एनोड और कैथोड के सॉल्यूशन को मिलने नहीं देता है। इट नॉट मिक्स एनोड एंड कैथोड सॉल्यूशन, इन दोनों को एक दूसरे के अंदर मिलने नहीं देता है। ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा फंक्शन सुनिएगा, तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन ये है, मेरी बात पूरी सुनिएगा। तीसरा फंक्शन है इट न्यूट्रल द सेल, इट न्यूट्रल सेल एंड इंक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ सेल, इंक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ सेल।
पूरी बात सुनिएगा, मैंने क्या लिखा है। ये सेल को न्यूट्रल रखता है, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां पे नेगेटिव, इन दोनों को न्यूट्रल कर देगा तो मैंने बताया था सेल काम करता रहेगा, बताया था या नहीं बताया था। इसलिए सेल की लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी। तो ये सेल को क्या करता है, न्यूट्रल। सबसे इंपॉर्टेंट ही तो यही है। न्यूट्रल देखिए कैसे करता है, यहां पे किसकी अमाउंट है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे किसकी है, नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं मैंने यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला है, KCl। तो क्या है, फॉर एग्जांपल लेट वी टेक, आप लिख लोगे KCl एज इलेक्ट्रोलाइट इन द साल्ट ब्रिज। मान लेते हैं हमने साल्ट ब्रिज के में अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया, KCl। तो ये किस में टूट जाएगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। K पॉजिटिव जो आयंस है ये मूव करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और जो ये Cl नेगेटिव है ये किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ। और यहां पे आएंगे Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव न्यूट्रलाइज द जिंक 2 पॉजिटिव, कर देगा नहीं कर देगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। एंड K पॉजिटिव न्यूट्रल SO4 2 नेगेटिव, इस SO4 2 नेगेटिव को ये K पॉजिटिव न्यूट्रल कर देगा, ये Cl नेगेटिव इस जिंक 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज ही तो न्यूट्रल करना है, यही तो काम था। बोलो समझ आया या नहीं आया। 3 फंक्शन इंपॉर्टेंट है। लेट वी टेक द KCl सॉल्यूशन विच डिसोसिएट इनटू द K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। K पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड न्यूट्रलाइज SO4 2 नेगेटिव। Cl नेगेटिव मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड न्यूट्रलाइज जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। हो गया। एंड सेल वर्किंग फॉर द लाइफ टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सेल काम करता रहता है। इतना समझ में आ गया। एक और फोर्थ सुनिएगा, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। फोर्थ और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है भाई, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिख लो फिर बताता हूं। इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्या होता है ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा। सुन लिया। अब देखो मैंने कहा था, ये देखो ये सुनो पहले दूसरी फंक्शन, इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को ये मिलने नहीं देता है, बताया था। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों मिल जाते, अगर ये दोनों मिल जाते तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव प्लेट के बीच में और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में पढ़ा होगा। अरे यहां पे पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट ज्यादा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज की ज्यादा है। ये लिक्विड इस लिक्विड के साथ जब मिलेगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में एक नया पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इस लिक्विड और इस लिक्विड के बीच में ए न्यू पोटेंशियल इज क्रिएटेड, दैट इज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उसे हम क्या नाम देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं होता, इफ द साल्ट ब्रिज इज नॉट प्रेजेंट, देन द बोथ लिक्विड ऑफ एनोड एंड कैथोड मिक्स एंड फॉर्म ए न्यू पोटेंशियल, दैट इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और एक नया पोटेंशियल बनाते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करता, हमारे जो ये सेल में करंट प्रोड्यूस होता है ना, इसको कम कर देता। क्या कर देता, कम कर देता। और हमें करंट नहीं मिलता तो क्या है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल किसके कारण कम हुआ है, किसके कारण नहीं हुआ, इस साल्ट ब्रिज ने इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोक दिया, नहीं होने दिया। ये थे भाई फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, बिल्कुल अलग अलग तरीके से सेपरेटली वर्ड टू वर्ड मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट है आप क्या रख सकते हो, कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अभी थोड़ी सी बातें और जानते हैं। क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इन सबको मैं हटा देता हूं। क्या कह रहा है अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, सुनिएगा। पूरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, मैं आपको और भी बता रहा हूं। ये कह रहा है हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, पहली बात तो इसमें यह पूछी जाती है इसमें कैसी रिएक्शन होती है। इसके अंदर होती है अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, जो हो सकती है, पॉसिबल है। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता क्या होता है, जो रिएक्शन हो सकती है। अरे हमें पता है जिंक CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। ये फिजिबल रिएक्शन है, ये हो सकती है। क्यों, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोलो हो सकती है, नहीं हो सकती है रिएक्शन। इसलिए कह रहा है इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है नहीं होती है। और जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, तो उस केस में डेल्टा जी कैसा होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। +1 में पढ़ा था 6 यूनिट थर्मोडायनामिक्स, नेगेटिव। यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी, नेगेटिव का मतलब फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है।
ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी गई कहां पे, एनर्जी कम हो रही है, तो वो पहले जो एनर्जी थी वो गई कहां पे, वो एनर्जी हमें करंट की फॉर्म में मिली। यानी कि करंट को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए आपसे पूछा जाए कौन सी एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, तो हम लिख सकते हैं इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, दैट एनर्जी व्हिच इज डिक्रीजेस इज यूज्ड या इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो एनर्जी हमें किसकी फॉर्म में मिल जाती है, करंट की फॉर्म में मिलती है। बोलो समझ आया ही नहीं आया इतना, कौन सी रिएक्शन होती है इसके अंदर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा स्पॉन्टेनियस। क्या किया गया, ये कह रहा हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसके अंदर। क्या करते हैं, ये कह रहे हैं इसके बाहर हम एक सर्किट लगा के एक बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसके अपोजिट एक बैटरी, इसके अपोजिट एक बैटरी लगाएंगे, और जब बैटरी लगाते हैं तो उसकी वोल्टेज कितनी करते हैं उस पर भी मैं बात कर रहा हूं। जिंक और कॉपर के सेल में हमेशा जो वोल्टेज मिलती है, जो करंट मिलता है वो 1.1 वोल्ट का मिलता है। ये कैसे मिला, ये अगली वीडियो में समझ में आएगा भी आपको ये कैसे मिला, वहां पे एक एक बात आपको पता चलेगी। तो ये कह रहा है हमने क्या किया, इसकी वोल्टेज हमें पता 1.1 है, मैंने यहां पे जो बैटरी लगाई है वो 1.1 वोल्ट से कम की है। अगर ये वोल्टेज कम होगी तो क्या करेगा, ये अपना जैसे रेगुलर चल रहा था वैसे चलता रहेगा। मान लेते मैंने यहां पे 0.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो करंट जहां से जा रहा, कहां से कहां जा रहा है, पढ़ा था कैथोड से एनोड। ये देखो करंट की डायरेक्शन यही है ना, कैथोड से एनोड। लेकिन अब कितना करंट जाएगा सुनिएगा, अब करंट देखो कितना, पहले जा रहा था 1.1, लेकिन इसके अपोजिट में 0.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो 1.1 में से 0.5 वोल्ट और कम हो जाएगा। क्यों, ये वाला करंट इस करंट का अपोज कर रहा है, इसलिए अब आपको कितना करंट मिलेगा, 1.1 में से 0.5 कम करोगे तो कितना मिलेगा, 0.6 वोल्ट मिलेगा। क्यों, ये जो अपोजिट में बैटरी कर रही है इसने इसके वोल्टेज को कम कर दिया। तो क्या है, हम कहेंगे नॉर्मली वर्क सेल वर्क बट द वोल्टेज डिक्रीजेस, लेकिन वोल्टेज तो कम हो गई। लेकिन अगर मैं ये जो बैटरी लगाई है ये 1.1 वोल्ट की लगाते देता तब क्या होता, तो 1.1 वोल्ट की लगा देता तो जीरो हो जाता, नो करंट, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होता। कोई करंट फ्लो नहीं होता इसका मतलब सेल नॉट वर्क, सेल काम ही नहीं कर रहा है। तो इफ द एक्सटर्नल अपोजिट वोल्टेज, जो हमने बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है, अपोजिट वोल्टेज लगाई है, इट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देन नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द सेल या सेल नॉट वर्क। क्यों, ये वोल्टेज इस वोल्टेज से कैंसिल, इसलिए सेल काम ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा, अगर मैं इस एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू मोर देन 1.1 कर दूं, मोर देन 1.1, तो अब क्या होगा, अब देखिएगा बात तो अब है ना मजे की। मान लेते मैंने 1.2 का लगा दिया तो क्या होगा, अब तो क्या हो जाएगा, जो सेल है वो क्या होगा, बताओ क्या आइडिया लगाओगे, सेल उल्टा नहीं चल पड़ेगा, अपोजिट चल पड़ेगा। व्हेन द वोल्टेज इज ग्रेटर देन, इस वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ। व्हेन द वोल्टेज विच इज एक्सटर्नली अप्लाइड ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल के ईएमएफ से ये जो बाहर से वोल्टेज लगाई है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो क्या करेगा, सेल वर्क अपोजिट, अपोजिट वर्क करेगा। अपोजिट वर्क का मतलब समझते हो क्या होगा, जो एनोड है वो किसका काम करने लग जाएगा, कैथोड का काम करने लग जाएगा। जो कैथोड है वो किसका काम करने लग जाएगा, एनोड का। इलेक्ट्रॉन जो पहले जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे अब कॉपर से किसकी तरफ जाएंगे, जिंक की तरफ, उल्टा हो जाएगा। जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा, कैथोड है वो एनोड। कैसा पॉसिबल हो सकता है, अरे जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और उसको आपने कैथोड बना दिया, कैसे, बाहर की वोल्टेज को बढ़ा के। यानी कि अब रिएक्शन कौन सी होगी इसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस वाली होने लग जाएगी। पहले कौन सी होती थी, पहले जब नॉर्मल था हमने बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगाई थी तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी। और अब हमने बाहर से वोल्टेज बहुत ज्यादा लगा दी, इस सेल के ईएमएफ से ज्यादा लगा दी वोल्टेज, तो ये क्या करेगा, सेल उल्टा काम करेगा। तो इसमें रिएक्शन कैसी होने लग जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बीच में। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो ना होती हो उसको हम धक्के से करवा रहे हैं, करंट प्रोवाइड करके। और करंट प्रोवाइड करके जब कोई रिएक्शन करवाई जाती है तो उसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिस सेल में होती है उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो हमारे इसी यूनिट में आगे आएगा।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसके अंदर हम धक्के से रिएक्शन करवाते हैं जो नहीं होती है उन रिएक्शन को। इसलिए क्वेश्चन बन गया छोटा सा, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना हो तो कैसे बना सकते हो, क्वेश्चन ये बन गया। अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड मोर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिकॉज देन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर आपने जो बाहर से वोल्टेज लगाई है वो सेल की वोल्टेज से ज्यादा लगा दी तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा किस में बनती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। तो तीन कंडीशन मैंने बताई है। अगर वोल्टेज 1.1 वोल्ट से भी लो तो नॉर्मली सेल काम करेगा, 1.1 के इक्वल होगी तो सेल नॉट वर्क, और 1.1 से भी ज्यादा होगी तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। तीनों कंडीशन समझ आ गई या नहीं आ गई। तो इस ईएमएफ के इक्वल वोल्टेज लगाओगे तो सेल काम ही नहीं करेगा, इससे कम लगाओगे तो सेल थोड़ा थोड़ा काम करेगा, और इससे ज्यादा लगा दोगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले डेल्टा जी नेगेटिव था और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया, एक एक बात अलग अलग फुल्ली ऐसे निकाल निकाल के फेंक दिया मैंने। अब भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन मेरे आपके पास है, रखो, मैं आपको 24 आवर्स अवेलेबल हूं, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू।